गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसा कि पहले के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि थिंकिंग ह्यूमन बीइंग का इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एक अप्रोच है, जिसके दो तरीके हैं। यानी ह्यूमन ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को दो तरह से प्रोसेस कर सकता है, वो रीजनिंग मेथड के थ्रू करे या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू करे। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने रीजनिंग अप्रोच कंप्लीट कर लिया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करेंगे कि कैसे ह्यूमन ब्रेन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, यानी ह्यूमन ब्रेन का जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जब हमने रीजनिंग पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि बेसिकली रीजनिंग में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हम न्यू इंफॉर्मेशन इन्फो करते हैं, मतलब नई इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, हमारे पास जो नॉलेज होती है, ठीक है, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है, जो नॉलेज होती है, उस नॉलेज को यूज करके हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं थिंकिंग की, ह्यूमन ब्रेन की थिंकिंग की, जिसमें ह्यूमन ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है, और प्रोसेस करके कोई सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। लेकिन वो थिंकिंग भी यहाँ देखिए दो तरह की है। फर्स्ट वन इज रीजनिंग एंड सेकेंड वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो रीजनिंग वाला अप्रोच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करके एक नई इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात करें, जब हम आज पढ़ने जा रहे हैं थिंकिंग के अंदर, तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एन अनफेमिलियर टास्क यूजिंग द नॉलेज वी हैव। मींस हमारे पास जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन है, उस नॉलेज और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके किसी अनफेमिलियर टास्क के लिए या किसी अनफेमिलियर प्रॉब्लम का जब हम सॉल्यूशन देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ पर्पसफुल गोल डायरेक्टेड एक्शन। मींस हमारा एक गोल होता है, ठीक है, हमें उस गोल को अचीव करना होता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जब भी हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए हमें कई सारे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। अभी फर्दर हम उस स्टेप को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो। यहाँ देखिए एग्जांपल में, एक मिनट, कह रहा है ए प्रॉब्लम कैन बी एनीथिंग राइट फ्रॉम ट्राइंग टू रिमेम्बर द नेम ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट। आप, जैसे आपसे किसी ने कहा कि अपने 10 फेवरेट रेस्टोरेंट्स के नाम बताओ, तो वो उन 10 रेस्टोरेंट के नाम को याद करना आपके लिए क्या है? ये जो 10 रेस्टोरेंट के नाम बताने, ये क्या एक प्रॉब्लम है? और उन नाम को सोचना और उसको सोच के बताना, ये क्या एक सोल्यूशन है। ठीक है, जब आप उन 10 फेवरेट रेस्टोरेंट्स के नाम आप बताते हैं, मीन्स आपको, आपके पास उन 10 फेवरेट रेस्टोरेंट की इंफॉर्मेशन है, मीन्स आपने फाइनल सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में बेसिकली हम प्रॉब्लम को जानते हैं, बेसिकली प्रॉब्लम है क्या, ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके लिए हम प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। मीन्स हमें प्रॉब्लम को सबसे पहले जानने की जरूरत है, फिर उसको एनालाइज करना है, समझना है, देन उस पे हमें, उसके लिए हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, जैसा कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे कह रहा है, to a difficult numerical problem, how a problem is solved however depend on the unique situation is। जैसे हमारे पास बहुत सारे मान लीजिए हमारे पास हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और उस मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हो सकते हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं, उन किसी एक अप्रोच को फॉलो करते हुए, जो बेस्ट अप्रोच है, किसी एक बेस्ट अप्रोच को फॉलो करते हुए अगर हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाते हैं, ठीक है, तो एक तरह से हमने क्या किया, पहले प्रॉब्लम
को फाइंड आउट किया कि हमें करना क्या है, हमने एनालाइज किया कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और फाइनली हमने क्या किया, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना बाय यूजिंग नॉलेज वी हैव, मतलब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज है, उस नॉलेज इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए किसी अनफेमिलियर टास्क, मतलब किसी नए प्रॉब्लम के लिए हम सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बेसिकली बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, इन सम केसेस one might take the help of carefully learned factual information to solve a problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास जो ओल्ड नॉलेज है उसी नॉलेज को बार बार हम रीयूज कर रहे हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी इंफॉर्मेशन को हम यूज करके सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन while in some other situations creative solution might be the best way to go। लेकिन हमें नॉर्मली क्या करना है, बेसिकली नए नए सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास जो पुरानी नॉलेज है, पुरानी इंफॉर्मेशन, उस पुरानी नॉलेज इंफॉर्मेशन को यूज करके हम सॉल्यूशन प्रोवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन वो सॉल्यूशन ओल्ड सॉल्यूशन, हमें क्या करना है, कुछ इनोवेटिव आइडियाज यूज करके नए सॉल्यूशन क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो नए सॉल्यूशन क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे बेसिकली ये है कि आपके पास जो भी आपके एग्जिस्टिंग एनवायरनमेंट में स्टिमुलास हैं, ठीक है, जो भी एंटिटीज हैं, उन सभी एंटिटीज को आप किस तरह से रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को जब आप बड़ी डीपली सोचेंगे तब आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे, अच्छा हम इस स्टिमुलास या इस एंटिटी को भी अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको भी हम अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप उसको इनोवेटिव वे में फॉलो करेंगे तब जाके आपको नए नए आइडियाज मिलेंगे, सेम प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइड करने के दो तरीके हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, दिस वन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एंड सेकंड वन इज क्रिएटिव सोल्यूशन। मतलब जो पुराने तथ्य आपके पास हैं या जो पुराने सॉल्यूशंस आपके पास हैं, उन्हीं सॉल्यूशंस का बार बार रीयूज करते रहिए या नए नए क्रिएटिव सॉल्यूशन आप बनाइए, ठीक है। In order to solve a problem, in order to solve a problem correctly, it is important to follow a few steps which have also been referred to as the problem solving cycle, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, ठीक है। उन सर्टेन स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। जैसा कि आपने देखा कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो तरीके अभी मैंने बताया, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को यूज करके और क्रिएटिव सॉल्यूशन को यूज करके। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मतलब आपके पास जो ओल्ड इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसी इंफॉर्मेशन को आप बार बार क्या कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं, और उसको यूज करके आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्रिएटिव सोल्यूशन क्या क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन पे आप रिसर्च वर्क करके नए नए इनोवेटिव आइडियाज बना रहे हैं और उसको यूज करके आप नए सोल्यूशन दे रहे हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए आप बेसिकली सारी चीजें करके हो प्रॉब्लम को फाइंड आउट, प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आपको कई सारे स्टेप्स को फॉलो करने होते हैं, उन्हीं सारे स्टेप्स को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल दी हुई है इसमें आइडेंटिफाई पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप एक्सप्लोर है, तीसरा स्टेप सेट द गोल है, फोर्थ स्टेप लुक एट अल्टरनेटिव्स है, फिफ्थ स्टेप सेलेक्ट है, सिक्स्थ स्टेप इम्प्लीमेंटेशन एंड सेवंथ स्टेप इवैल्यूएशन। ये जो साइकिल दी हुई है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, ये साइकिल गिवन है, बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो साइकिल है ये साइकिल एक जनरल सिनेरियो है। ये साइकिल क्या है, एक जनरल सिनेरियो है। हर प्रॉब्लम के लिए हम इस साइकिल को यूज नहीं कर सकते हैं। हो सकता हो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमें लुक एट अल्टरनेटिव्स वाले स्टेप को स्किप करना पड़ जाए, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हमें सेलेक्ट वाले स्टेप को स्किप करना पड़े, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल के जितने भी स्टेप्स हैं
ये जनरल सिनेरियो के लिए, ठीक है, आइडियल सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम हर समय, हर स्टेप में, हर प्रॉब्लम के लिए इन सारे स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है, इन रियलिटी many times people often skip some steps or even go back to earlier steps a number of times until the desired goal is reached। कहने का मतलब यह है कि हो सकता हो कि प्रॉब्लम हमारी ऐसी है जिसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल गिवन है, इसमें कुछ स्टेप हमें स्किप करने पड़ जाए, और हो सकता है कुछ स्टेप को हमें बार बार एग्जीक्यूट करना पड़े। समझ में आ रहा है? कुछ स्टेप को बार बार हमें क्या करना पड़े, एग्जीक्यूट करना, इवेलुएट करने का स्टेप। मान लीजिए हमने इंप्लीमेंट किया, फिर उसको इवेलुएट किया, ठीक है, इवेलुएट किया तो लगा कि कुछ मिस्टेक्स है, देन फिर उसको क्या किया, दोबारा से उसको रिकरेक्ट करके फिर इवेलुएट किया। तो कुछ स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं जो बार बार एग्जीक्यूट हो, और कुछ स्टेप ऐसे हो सकते हैं जो स्किप कर दिए जाए। ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के लिए हमें जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, उस सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की साइकिल में उस स्टेप का होना जरूरी है या नहीं। ठीक है, तो ये तो होगी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। अब हम बात करते हैं स्टेप्स की। ये जो आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 7 स्टेप्स देखे, इसमें पहला आइडेंटिफाई, दूसरा एक्सप्लोर, बेसिकली ये सारे स्टेप्स जो हैं कहीं न कहीं आपकी गिवन प्रॉब्लम से रिलेटेड। आपको जो प्रॉब्लम दिया गया उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम इन 7 स्टेप्स का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई मींस व्हाट, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम आपको गिवन है, जिस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, उस प्रॉब्लम को आपको समझने की जरूरत है। नॉर्मली क्या हमसे हमेशा कहा जाता है, जिस भी चीज पे आप काम करने जा रहे हैं, जिस भी चीज को आप पढ़ने जा रहे हैं, पहले उसको समझिए, आइडेंटिफाई करिए वो है क्या चीज। ठीक है, सेम हियर, अगर आप जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझिए कि बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, क्यों है, कैसे जनरेट हुई, मतलब क्या, क्यों, कैसे वाली चीजों पे हमें क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, ताकि हम उस प्रॉब्लम को की तह तक जा सके, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सके। तो जब तक हम प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, उस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। जो पहला स्टेप है हमारा क्या था, आइडेंटिफाई का। ठीक है, पहला हमने क्या किया, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है। सेकंड स्टेप हमारा एक्सप्लोर का। अब क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो जब प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं तो प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने का मतलब ये है, क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड रिप्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या, प्रॉब्लम को डिफाइन करिए और उसको रिप्रेजेंट करिए। मींस after the problem has been identified, the next step is appropriately and fully define the problem so that it can be solved। means आपको क्या करना है, अब प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना है। आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, समझ लिया क्या है, ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ताकि आप प्रॉब्लम के हर एक पहलू को आसानी से समझ सके और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सके। थर्ड स्टेप हमारा सेट गोल। तो जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, प्रॉब्लम को अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, यानी प्रॉब्लम को समझ लिया, तो अब क्या कर सकते हैं, अब आप अपने गोल को सेट करेंगे कि कैसे हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे। फिर जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस होंगे कि कैसे आप सॉल्यूशन, आपने जब ये सेट कर लिया कि आपको अपना सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है, आपने अपना गोल सेट कर लिया, अब आप क्या करेंगे, कुछ अल्टरनेटिव्स भी ढूंढेंगे। स्टेप 4 क्या है, लुक एट अल्टरनेटिव्स। मींस अगर आपको सॉल्यूशन नहीं मिला तो उस केस में क्या करना होगा, तो लुक एट अल्टरनेटिव्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपने जो भी गोल सेट किया है सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, उसमें से जो बेस्ट अप्रोच हो, ठीक है, उस बेस्ट अप्रोच को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, और आफ्टर इंप्लीमेंटेशन उसका क्या करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, तो इवेल्युएशन के बाद ऐसा हो सकता है कि आपको दोबारा से इंप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ जाए,
लाइक दिस, आपको दोबारा से इम्प्लीमेंट क्यों लाना पड़े, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद फिर दोबारा से आपको क्या करना, इवेलुएट करना पड़े, मींस हो सकता हो कि ये साइकिल चलती रहे, ये साइकिल चलती रहे, मींस इस साइकिल में देखिए हो सकता है कुछ स्टेप्स आपको कई बार एग्जीक्यूट करने पड़े और कुछ स्टेप हो सकता है आपको स्किप करने पड़े, जैसा कि इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल का बेसिक डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन कौन सी थ्योरीज हैं। जैसे थिंकिंग एक अप्रोच है जिसके थ्रू ह्यूमन ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जब ह्यूमन ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैंने दो तरीके बताए थे स्टार्टिंग में आपको, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो रीजनिंग में हमने पढ़ा था कि जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमारे पास है, उसी इंफॉर्मेशन और डेटा को यूज करके हम एक नया इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करें, वो कहलाता है रीजनिंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आज हम पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने क्या बताया कि जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा है, उस नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डेटा को यूज करके आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, किसी अनफेमिलियर प्रॉब्लम के लिए आप क्या करें, सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो ऐसी थिंकिंग को हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो ह्यूमन ब्रेन का जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला अप्रोच है, इस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बेसिकली हम तीन तरह से यूज करते हैं एससीआई में। तो देखिए यहाँ कह रहा है, इन एससीआई देयर आर थ्री थ्योरीज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को एससीआई में सॉल्व करने के लिए तीन तरीके हैं। जैसा कि थिंकिंग पोर्शन में प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर एससीआई के पर्सपेक्टिव से फाइंड आउट करें तो उसके तीन मेथड यहाँ पे बताए गए हैं। इसमें से पहला मेथड देखिए गेस्टल्ट थ्योरी। फर्स्ट वन इज गेस्टल्ट थ्योरी, सेकंड वन इज प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी एंड थर्ड वन इज एनालॉजी, ठीक है। तो अगर मैं गेस्टल्ट थ्योरी की बात करूं तो बेसिकली, अच्छा, ये जो तीनों चीजें दी हुई हैं, गेस्टल्ट थ्योरी और प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी एंड एनालॉजी, बेसिकली ये क्लासिफिकेशंस नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का क्लासिफिकेशन नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। इनमें से किसी भी मेथड को यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन ये चूंकि इन तीनों मेथड्स में किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का जो मेथड और मैकेनिज्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इस वजह से हमने इसको तीन अलग अलग थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है। जो पहली थ्योरी है गेस्टल्ट थ्योरी, बेसिकली गेस्टल्ट थ्योरी में आप ऐसे समझ सकते हैं, हम अपने सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग सारी एंटिटीज को एक सिंगल, हम जितनी भी एंटिटीज हैं उन सभी एंटिटीज को एज अ पार्ट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, एज अ होल की तरह ट्रीट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम दो तरह से दे सकते हैं। दो तरह से कैसे, कि हम जो नॉलेज या जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को बार बार हर प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं, बार बार हर प्रॉब्लम के लिए यूज कर रहे हैं। भाई एक चीज बताओ, एक ही नॉलेज क्या हर प्रॉब्लम के लिए फिट बैठेगी? बिल्कुल नहीं बैठ सकती। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग नॉलेज, अलग अलग इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। लेकिन अगर हम बार बार एक ही नॉलेज को हर प्रॉब्लम पे अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ट्राई हिट एंड ट्रायल वाला अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। इसको लगाओ, इसको लगाओ, इसको, इस वाले नॉलेज को भी इसी प्रॉब्लम पे लगा दो, इसी नॉलेज को इस प्रॉब्लम पे भी लगा दो, इसी नॉलेज को इस प्रॉब्लम पे भी लगा दो, मीन्स वी आर अप्लाइंग रिप्रोडक्टिव थिंकिंग, वी आर अप्लाइंग रिप्रोडक्टिव थिंकिंग। मतलब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसी को हम बार बार लगा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव, बार बार उसी नॉलेज, उसी इंफॉर्मेशन को बार बार हम यूज कर रहे हैं अपने उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए रिप्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या रहा है, इन्वॉल्व्स रीयूज ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस। और प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या कह रहा है, इन्वॉल्व्स अ नोवल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द प्रॉब्लम। यानी प्रोडक्टिव थिंकिंग में कह रहा है आपके पास जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन, उसी नॉलेज इंफॉर्मेशन को आप हर प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करते रहिए। लेकिन प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या कह रहा है, हर प्रॉब्लम के लिए आप कुछ नया सोचिए,
नया लॉजिक लगाइए, नया नॉलेज यूज करिए। तो ये जो प्रोडक्टिव थिंकिंग है, इस प्रोडक्टिव थिंकिंग को हम बोलते हैं गेस्टल्ट थ्योरी। बेसिकली गेस्टल्ट थ्योरी को की डेफिनेशन बताने से पहले मैंने आपको रिप्रोडक्टिव थिंकिंग और प्रोडक्टिव थिंकिंग पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि जो गेस्टल्ट थ्योरी है वो कंप्लीटली बेस्ड है प्रोडक्टिव थिंकिंग। तो गेस्टल्ट थ्योरी को समझने से पहले रिप्रोडक्टिव थिंकिंग और प्रोडक्टिव थिंकिंग में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है नॉर्मली हम लोग का, वो क्या होता है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ मैटर ऑफ रिप्रोड्यूसिंग नोन रेस्पॉन्स और ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम जो किसी भी प्रॉब्लम अपनी डेली लाइफ में किसी प्रॉब्लम को जो सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास, जो नॉलेज हमारे पास है, उसी नॉलेज को हम हर प्रॉब्लम पे लगाते चले जाते हैं, उसी नॉलेज को हम हर प्रॉब्लम पे लगाते चले जाते हैं, यानी हिट ट्रायल एंड एरर वाले मेथड अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन दिस इज नॉट अ गेस्टल्ट थ्योरी, दिस इज ओनली अ प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी, ओके। बट गेस्टल्ट थ्योरी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दिस अप्रोच। So Gestalt psychology was concerned with entities' experience as a whole, rather than rather than consisting of parts. This is a very important line for Gestalt psychology. क्या कह रहा है, Gestalt psychology was concerned with इंटिटीज एक्सपीरियंस, या तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स की बात कर लीजिए या बहुत सारे कलेक्टिव एक्सपीरियंस की बात कर लीजिए, उन सभी चीजों को जब हम होल की तरह ट्रीट करते हैं, उन सभी चीजों को एक्यूमुलेट करके जब यूज करते हैं, तो वो गेस्टल्ट साइकोलॉजी का रूप लेता है, ना कि उन चीजों को हम इंडिविजुअली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए एक पिंजड़े में एक चिंपैंजी बंद है, ठीक है, और वो चिंपैंजी जिस पिंजड़े में बंद है, उस पिंजड़े से 4 मीटर की दूरी पे कुछ केले रखे हुए हैं, मान लीजिए 2 मीटर की दूरी पे कुछ केले रखे हुए हैं, ठीक है। और उस जिस पिंजड़े में चिंपैंजी बंद है, उस पिंजड़े में 1-1 मीटर की 2 स्टिक रखी हुई है, ठीक। अब चिंपैंजी को भूख भी लगी है, तो चिंपैंजी के सामने प्रॉब्लम क्या है कि चिंपैंजी को भूख लगी है, दिस इज अ प्रॉब्लम, ओके। हमें क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड आउट करना। तो सोल्यूशन क्या होगा, अगर चिंपैंजी को वो बनाने मिल जाए, वो केला मिल जाए चिंपैंजी को, उसकी भूख मिट जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि चिंपैंजी को अपनी भूख मिटानी, ठीक। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, अगर वो केले चिंपैंजी के पिंजड़े के अंदर आ जाए तो क्या होगी, चिंपैंजी की भूख मिट जाएगी। तो अब देखिए चिंपैंजी के सामने प्रॉब्लम क्या है कि चिंपैंजी पिंजड़े में बंद है, केला वो देख रहा है लेकिन केला वो ले नहीं सकता है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। तो चिंपैंजी जब केला ले नहीं सकता तो क्या करेगा, अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। अब चिंपैंजी दिमाग लगाएगा, तो क्या करेगा, वो अपने हाथ से पिंजड़े से बाहर निकाल के केले को खींचने की कोशिश करता है, बार बार अपना हाथ निकाल रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है, बार बार हाथ निकाल रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है। अब केला तो पिंजड़े से 2 मीटर दूर है और चिंपैंजी का हाथ 2 मीटर तो होता नहीं है, तो चिंपैंजी क्या कर रहा है, अपने ओल्ड एक्सपीरियंस को, उसके पास जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी चीजें इसके पास हैं, उसको वो क्या कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फॉर्म यूज कर रहा है, मतलब बार बार हिट एंड ट्रायल कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है, बार बार कोशिश कर रहा है, ट्राई कर रहा है कि मे भी वो उस चीज को पा सके, उस चीज को अडॉप्ट कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें प्रोडक्टिव थिंकिंग अप्लाई करनी है, हमें रिप्रोडक्टिव थिंकिंग अप्लाई नहीं करनी है। अब चिंपैंजी क्या कर रहा था, वो रिप्रोडक्टिव थिंकिंग अप्लाई कर रहा था, वो बार बार हाथ से केले को खींचने की कोशिश कर रहा था, केले को लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कि फिजिबल नहीं है। तो चिंपैंजी को क्या करना होगा, ये समझना होगा कि हाँ, मैं पिंजड़े से हाथ निकाल के केले को बाहर केले को अपने तक खींच नहीं सकता, इसलिए मुझे कुछ नया सोचना होगा, मीन्स प्रोडक्टिव थिंकिंग। अब प्रोडक्टिव थिंकिंग में क्या होगा, अब उसको अपने इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग जितनी भी एंटिटीज हैं, देखिए वही डिफिनेशन आ गया, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ पहले, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एंटिटीज एक्सपीरियंस एज अ होल। अब चिंपैंजी पिंजड़े में बंद है तो पिंजड़ा भी एक एंटिटी हो गया, पिंजड़े के बाहर केला रखा हुआ है 2 मीटर की दूरी पे, तो केला भी एक एंटिटी हो गया, पिंजड़े के अंदर 2 मीटर की 2 स्टिक रखी है, वो स्टिक भी क्या हो गई, एंटिटी हो गई। तो चिंपैंजी अगर इन सारी एंटिटीज को एज अ होल देखेगा, अगर
एज अ होल देखेगा तो वो क्या सोचेगा, अरे मैं तो इस स्टिक को यूज कर सकता हूँ उस बनाने को पीरियड के अंदर खींचने के लिए। मींस एंटिटीज एक्सपीरियंस एज अ होल, हमारे पास जो भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज है उन सभी नॉलेज को एक्यूमुलेट करके हम एक होल की तरह ट्रीट करें। हमारे इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस हैं, जो भी एंटिटीज हैं, उन सभी एंटिटीज स्टिमुलस को हम एज अ होल ट्रीट करें, तब जाके हम किसी भी प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स अ गेस्टल्ट थ्योरी। यही गेस्टल्ट थ्योरी कहती है कि आपको अपने सराउंडिंग में, अपने इन्वायरमेंट में जो भी स्टिमुलस हैं, जो भी एंटिटीज हैं, उनको एज अ होल की तरह ट्रीट करना। अब चिंपैंजी क्या करेगा, गेस्टल्ट साइकोलॉजी फॉलो करेगा। वो अभी तक जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज कर रहा था कि हाथ से केला खींचने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, अपने सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग जितनी भी एंटिटीज थी उनको एज अ होल ट्रीट किया। उसको दिखा कि पीरियड के अंदर एक स्टिक रखी हुई है। अब उसने पहले एक स्टिक से बनाने की खींचने की कोशिश किया, तो बनाना 2 मीटर की दूरी पर रखा था और एक ही सिंगल स्टिक 1 मीटर की थी, तो वो स्टिक से बनाने को खींच नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश किया, नहीं खींच पाया। अगेन ट्रायल एंड एरर, जब फिर उसने देखा एक और स्टिक रखी है, उसने क्या किया, दूसरा स्टिक जो उसमें जोड़ लिया। अब स्टिक की लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर होगी। अब उस 2 मीटर के स्टिक से बनाने को अपने पेड़ के अंदर खींच लेता है और खा के अपनी भूख मिटा लेता है। मीन्स उसने अपने सराउंडिंग में एग्जिस्टिंग सारी एंटिटीज को एज अ होल ट्रीट किया और उन सभी एंटिटीज को होल ट्रीट करते हुए अपने उस प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो गेस्टल्ट साइकोलॉजी है वो प्रोडक्टिव थिंकिंग बेस्ड है। मतलब आपको कुछ नया नया सोचना है, पुरानी नॉलेज को यूज तो करना ही करना है, लेकिन उस नॉलेज को यूज करते हुए आपको कुछ रिसर्च वर्क करके कुछ नया, कुछ प्रोडक्टिव करना है, नया करना है और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो इस तरह की थ्योरी को हम बोलते हैं गेस्टल्ट। तो गेस्टल्ट थ्योरी की डेफिनेशन में देखिए साफ साफ कह रहा है, द गेस्टल्ट साइकोलॉजी argued that problem solving was a productive process. Problem solving was a productive process, यानी गेस्टल्ट साइकोलॉजी में जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो प्रोडक्टिव थिंकिंग बेस्ड होती है। ठीक है। सेकंड है हमारा प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी। ठीक है। तो प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी में बेसिकली हम हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और हमें एक गोल गिवन होता है कि हमें इस गोल तक पहुंचना है और हमें क्या करना है, अपने उस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे होंगे, यहाँ फिगर में आपको एक इनिशियल स्टेट दिखाया गया, दिस वन इज इनिशियल स्टेट। ठीक है। एंड दिस इज योर डिजायर्ड स्टेट जहां पे आपको पहुंचना है। मैं कलर चेंज करने पड़ता है। ठीक है। एंड दिस इज योर डिजायर्ड स्टेट जहां पे आपको पहुंचना है। तो इस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाने के लिए बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ठीक है। और उन पाथ्स की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है कि कौन से पाथ को हम फॉलो करें तो इस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जा सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, सर्चिंग अप्रोच अप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, सर्च करना होगा। तो इनिशियल स्टेट में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास प्रॉब्लम गिवन होती है, हमें प्रॉब्लम के बारे में पता होता है और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी कंडीशंस है वो कंडीशंस पता होती है। तो हमें क्या पता है, प्रॉब्लम पता है और सारी कंडीशंस पता है। ठीक। गोल स्टेट में क्या होता है कि हमें टारगेट का डिस्क्रिप्शन पता है कि बेसिकली हमें पहुंचना कहाँ है, क्या करना है। ठीक है। और रिसर्च स्टेट में क्या है कि हमें इस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए हमें कई सारे रिसर्च स्टेट्स को फॉलो करना है। जैसे कि कह रहा है कि इंफॉर्मेशन स्पेस कंटेनिंग all data and procedures that will be used to solve the problem। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे इंफॉर्मेशन स्पेस में जितने भी डेटा और प्रोसीजर्स रखे हुए हैं, उस इंफॉर्मेशन स्पेस में रखे हुए सारे डेटा और प्रोसीजर्स में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा डेटा, कौन सा प्रोसीजर हमें इनिशियल स्टेट से हमारे डिजायर स्टेट तक पहुंचा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि imagine you are reorganizing your office and you want to move your desk from north wall to room north wall of the room to window।
आपने अपने ऑफिस के रूम को रीऑर्गेनाइज करने की सोचा, और आपकी जो सिटिंग टेबल है, आपने उस टेबल को जो कि नॉर्थ वॉल पे थी, आपने उसको नॉर्थ वॉल से विंडो की ओर ले जाने की सोचा। तो ये क्या था, आपका इनिशियल स्टेट था, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट में आपकी जो टेबल है वो कहाँ है, नॉर्थ वॉल पे है, और फाइनल स्टेट क्या है आपकी, विंडो तक ले जाना है। तो इनिशियल स्टेट इज 1 मिनट, इनिशियल स्टेट है आपका कि टेबल जो है आपकी नॉर्थ वॉल पर, दिस इज इनिशियल स्टेट। और आपका गोल स्टेट क्या होगा, आपको टेबल कहाँ ले जानी है, विंडो तक ले जानी है, ठीक है। तो आपको इनिशियल स्टेट पता है और गोल स्टेट पता है। अब इस इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने के लिए आपको बहुत सारे रिसर्च स्टेट्स को फॉलो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए कह रहा है, योर इनिशियल स्टेट इज द डेस्क इज एट द नॉर्थ वॉल, the goal state is the desk is by the window. The main difference between these two is the location of your desk. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि आपके डेस्क की लोकेशन का जो डिफरेंस है, एक केस में इनिशियल स्टेट में वो नॉर्थ साइड की वॉल पे है, और फाइनल स्टेट में वो विंडो वाली वॉल पे है। तो यहाँ पे क्या लोकेशन का डिफरेंस है, अब हमें क्या करना है, लोकेशन ही चेंज करनी है। यानी अगर हम लोकेशन चेंज कर दें, और चेंजिंग इस तरह से करें कि हम अपने फाइनल स्टेट को अचीव कर सके, तो हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो इस केस में हमें करना क्या होगा, अपने टेबल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करना होगा। तो उस मूवमेंट के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि हम टेबल को पहले नॉर्थ वॉल से ईस्ट वॉल पे ले जाएं, ईस्ट वॉल से साउथ वॉल पे ले जाएं, साउथ वॉल से फिर फर्दर विंडो वाली वॉल पे ले जाएं, या फिर उसका रिवर्ट फॉर्म अप्लाई कर लें, नॉर्थ वॉल से हम उसको वेस्ट वाली वॉल पे ले जाएं डायरेक्टली, जो कि विंडो वाली वॉल है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिसर्च स्टेट फॉलो कर रहे हैं। तो रिसर्च स्टेट्स को फॉलो करते हुए हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट पे जाने के लिए कौन सा पाथ हमारे लिए बेस्ट होगा, ठीक है। थर्ड जो मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो है एनालॉजी। एनालॉजी में बेसिकली एनालॉजी मतलब ये ऐसे समझिए आप कि सेम टाइप की प्रॉब्लम्स को आपने पास्ट में सॉल्व कर रखा है, उसी तरह की प्रॉब्लम को आपको करंटली सॉल्व करना है, तो इसको एनालॉजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए कह रहा है, the analogy is used to solve a new problem by looking for similarities with known situations and event for which the problem was solved. जो प्रॉब्लम आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसी तरह की प्रॉब्लम को आपको फिर से सॉल्व करना है, इसको हम बोलते हैं एनालॉजी, ठीक है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पर देखिए कह रहा है, a doctor has to blast a malignant tumor with every strong rays. ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक डॉक्टर है, वो किसी ट्यूमर को रेस के थ्रू तोड़ना चाहता है, ठीक है। लेकिन अगर वो उन रेस की इंटेंसिटी बहुत हाई रखता है, तो हो सकता है कि इस ट्यूमर के उस ट्यूमर के चारों तरफ के जो टिश्यूज हैं, वो टिश्यूज भी डैमेज हो जाए। तो ये उस डॉक्टर का पास्ट एक्सपीरियंस है कि हमें उस रेस की इंटेंसिटी को बहुत हाई नहीं रखना है। रेस की इंटेंसिटी को बहुत हाई रखेंगे तो ट्यूमर को तो हम ब्रेक कर ही देंगे, एज वेल एज उस ट्यूमर के चारों तरफ के जो टिश्यूज हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होगा। तो ये क्या है, उस डॉक्टर ने अपने पास्ट एक्सपीरियंस को उस करंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया, दैट्स एनालॉजी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हम अपनी प्रॉब्लम को कहीं न कहीं अपनी ओल्ड जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करके, या हम उन नॉलेज पे और रिसर्च करके या और वर्कआउट करके हम एक नए उस प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को हिट एंड ट्रायल बेस्ड मेथड से, यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज हमारे पास उसको यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, या जो नॉलेज हमारे पास है उसको यूज करते हुए, कुछ नए नॉलेज को यूज करते हुए, कुछ नया अप्रोच अप्लाई करके, कुछ रिसर्चिव प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम उस प्रॉब्लम को नए मेथड से सॉल्व करें, नए अप्रोच से सॉल्व करें। जैसा कि गेस्टल साइकोलॉजी में बताया गया है कि आप
अपने एनवायरमेंट में एग्जिस्टिंग हर एक एंटिटीज को एज अ होल ट्रीट करिए, और उन सारी एंटिटीज को एज अ होल ट्रीट करते हुए आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नए तरह से दीजिए, पुराने तरह से नहीं, किसी नए तरह से दीजिए, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। और जो ह्यूमन ब्रेन है, वो ह्यूमन ब्रेन किसी भी इंफॉर्मेशन को दो तरह से प्रोसेस करता है, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और रीजनिंग हम पहले पढ़ चुके हैं, और आज प्रॉब्लम सॉल्विंग में मैंने आपको बता दिया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में ह्यूमन ब्रेन किसी भी प्रॉब्लम को तीन तरह से सॉल्व करता है, जिसमें पहला है गेस्टल साइकोलॉजी, दूसरा है प्रॉब्लम स्पेस थ्योरी, एंड तीसरा है एनालॉजी। होप सो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच फॉर ह्यूमन ब्रेन अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।